नमस्कार बच्चों, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। इसका मतलब ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे है वर्ण विचार। इससे पहले हमने भाषा पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो बच्चों, वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वो सबसे छोटी इकाई होती जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण विचार के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवा, अयोगवा के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक में अंतर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बच्चों, आज हम इतनी बातें पढ़ेंगे। तो ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज। आपने देखा होगा ना, ध्वनि जो हम सुनते हैं उसका अर्थ होता है आवाज। तो बच्चों, जैसे कि पंखा चलता है तो आप उसकी आवाज सुनते हैं ना, पंखा चलता है आपको उसकी आवाज सुनाई देती। पक्षी सुबह चहचहाते हैं, आप पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनते हैं। साइकिल की घंटी बजती है, उसकी आवाज सुनते हैं। फोन की रिंग बजती है, उसकी आवाज सुनते हैं। तो ये सब आवाज क्या होती है? ध्वनि होती है। तो व्याकरण में ध्वनि का अर्थ क्या होता है? वर्ण। और मैंने आपको बताया, वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। तो वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला क्या है? तो किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध, ये याद रखिए बच्चों, क्रम सही होना चाहिए। जैसे कि हम ABCD, आप अल्फाबेट पढ़ते हैं तो ABCDEF, ए के बाद सीधे डी पर नहीं आते हैं। आप बिल्कुल उसको क्रम से याद करते हैं, क्रम से पढ़ते हैं, क्रम से ही लिखते हैं। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा। इसी तरह हिंदी में भी अ है, फिर आ, ई, उ, ये क्रम होता है बच्चों। इसको क्रम से लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं वर्णमाला है। तो वर्णमाला होती है। और आगत ध्वनियां भी होती हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। आगे हम पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के भेद होते हैं। बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर मतलब वॉवल्स और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो हमारे मुंह से निकलती है बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम उच्चारण मुंह से करते हैं तो हवा बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बच्चों स्वतंत्र होता है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों का उच्चारण करने में किसी की भी मदद नहीं लेनी पड़ती। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। और हिंदी में बच्चों 11 स्वर होते हैं। जिस तरह से आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं AEIOU, ये वॉवल्स होते हैं ना, उसी तरह हिंदी में भी अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 स्वर हैं। समझ में आया बच्चों? तो हिंदी में ये 11 स्वर हैं। और अंग और आहा है, ये स्वर नहीं है, ये आगत ध्वनि है। अब आगे स्वर के भेद पढ़ेंगे। बच्चों, स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल्स, उसी तरह से है ये। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो बहुत कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, मतलब ये जो ह्रस्व स्वर हैं हिंदी में वो 4 हैं। अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। इसीलिए हम इसको छोटा, छोटी, छोटा उ और री
भी कहते हैं। तो मतलब इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिए आप कितना कम समय लग रहा है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आप देखिए दुगना समय कैसे लग रहा है। आ, ई, ऊ, ए, ओ, लगा दुगना समय। तो जो हमने ह्रस्व स्वर पढ़े थे 4, उनसे इनको बोलने में दुगना समय लगता है और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 7। तो जो दीर्घ स्वर हैं वो 7 होते हैं। समझ में आया? अब आया हमारा थर्ड प्लूत स्वर। प्लूत स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। कई जगह आपने देखा होगा ऐसा हिंदी के ये 3 अंक के जैसा कोई शब्द लिखा होता है, उसके आगे हिंदी का 3 अंक के जैसा लिखा हुआ होता है। और दूसरा एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे जब हम बोलते हैं, देखिए आप बोलेंगे ओ, या जब आप किसी को बुलाते हैं तो बोलेंगे ना, जैसे भैया, आप पीछे से जो आवाज चली आ रही है वो प्लूत स्वर में आती है। तो आपको समझ में आ गया तीनों कि जो स्वर हैं उनके ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, अब प्लूत स्वर क्या है। तीनों का समझ में आया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे आए व्यंजन। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वह है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते। व्यंजनों का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, हमें किसी की दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन में जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलते हैं क, तो देखिए पीछे से ध्वनि आ रही है अ, की, ई, कु, उ। तो देखिए जब हम बोलते हैं, कोई भी बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, तो पीछे से जो ये ध्वनि आती है, ये अ आ रहा है, ई आ रही है, उ आ रहा है, तो ये क्या है? स्वर है। तो बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन के भी बच्चों 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, कभी तालु, मूर्धा, दांत, होंठ का स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है। और स्पर्श व्यंजन होते हैं हिंदी में 25 होते हैं, क से म तक। और स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। आप देखिए क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। जो ये 25 हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। और इनका जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण को हम मतलब उपयोग अनुस्वार के रूप में भी करते हैं। अब दूसरा आया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं और व्यंजन का उच्चारण करते हैं, इनके बीच का होता है। जैसे आप देखिए ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। अब आगे आया बच्चों तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसा कि नाम है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर
ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनका हम उच्चारण करेंगे तो मुंह से टकराएगी हवा और ऐसी गर्मी सी पैदा होगी, जैसे श, श, स, ह। देखिए आप जब उच्चारण करेंगे तो देखिए मुंह से जो हवा निकलेगी ना, गर्मी सी, उसमें ऊष्मा सी पैदा होती है। श, श, स, ह। अब हमने पढ़ लिए, स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े। अब हम देखते हैं कि इसके बाद भी हमारी जो वर्णमाला है उसमें अक्षर रहते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है बच्चों? ये संयुक्ताक्षर, ये वर्ण नहीं है, ये दो व्यंजनों को मिलाकर ये अक्षर बने हैं। तो जैसे क है, अब हलंत लगा है बच्चों, जो हलंत नीचे ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो व्यंजन में स्वर रहित है, मतलब उसमें स्वर का उच्चारण नहीं है। जैसे जब हम आधा लिखना होता है ना, आधा क लिखना होता है तो हम हलंत लगा देते हैं। तो क प्लस शा बराबर हो गया छा, ता प्लस रा हो गया त्रा, और जा प्लस ञा हो गया ज्ञा, और शा प्लस रा हो गया श्रा। तो ये देखिए दो वर्णों से, का शा से बना हुआ है, त र से बना हुआ है, जा या से बना हुआ है, और शा रा से बना हुआ है। तो छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये चार हैं, ये संयुक्ताक्षर हैं, ये दो व्यंजन से मिलकर बने हैं। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अनुस्वार क्या है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो आप बिंदी लगाते हैं, पता ही होगा आपको, बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार क्या है? इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है, जैसे संतरा। देखिए आप उच्चारण करेंगे ना तो हवा नाक, जो वो है ना, नाक से बोलते हैं आप इसको। बंदर, मंदिर, गंगा। तो जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण करते में हवा नाक से मतलब बाहर निकलती है। अब अनुनासिक क्या होता है बच्चों? अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। ऊपर लिखते हैं शिरोरेखा के ऊपर चंद्र, ऐसे चंद्रमा बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। तो जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका मतलब नाक और मुंह दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है और यह अनुनासिक कहलाता है। और बच्चों कई शब्दों में ऐसा होता है कि जिसमें अगर हम मात्रा लगी हुई होती है और उस पर चंद्र बिंदु नहीं लगा पाते हैं तो उसमें बिंदी ही लगा देते हैं, तो बिंदी भी चंद्र बिंदु का काम करती है। अब अनुनासिक जैसे हंसना मतलब नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। आंख, मुंह, कहाँ, ये इसमें अंतर है। अनुस्वार और अनुनासिक में यही अंतर है बच्चों कि जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है, मतलब नाक से किया जाता है, और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से उसका उच्चारण किया जाता है। तो हमने अनुस्वार अनुनासिक पढ़ा। तीसरा बच्चों एक और है विसर्ग। ये अधिकतर संस्कृत में यूज होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसका उच्चारण जो ह है हा के समान होता है। इसका चिन्ह देखिए, दो बिंदी ऐसे लगा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना अतः, ह जो पीछे ह आ रहा है दो बिंदी लगा देते हैं उसकी जगह। प्रातः, स्वतः, पुनः आदि, तो जो दो बिंदी लगाते हैं ये हो जाता है विसर्ग। और इस विसर्ग का ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, और हमने स्वर पढ़े, स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के भेद पढ़े। उसके बाद हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे बच्चों हम रा के विभिन्न रूप हैं और वर्ण विच्छेद हैं, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।